हेलो, हाय, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आनंदित होंगे ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके आज रिवीजन सेशन सीडीपी के सेकंड में। मैं गार्गी सारस्वत और आप सब लोग अपने खुद के प्यारे चैनल टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित पर जुड़े हुए हैं। तो एक बार तो सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता जी को, पिताजी को, सबको हमारी तरफ से हाथ जोड़कर और ये शुभकामनाएं पहुंचा दीजिएगा। आपका ये साल बहुत ही मंगलमय हो, सब कुछ आनंदित हो, कोई प्रॉब्लम ना हो और जिस काम के लिए आप लोग जुटे हुए हैं वो हो जाए इस बार आपका। ठीक है, तो रिवीजन सेकंड क्लास है, एक बार लेके चलते हैं फटाफट फटाफट से सारी चीजें और फिर लगाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि कल बन पाए थे भैया कम क्वेश्चन। तो एक ही बार में सरसरी नजरों से देखते हुए चलेंगे, बाद बाकी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी ये टॉपिक एक्सप्लेन हो रखे हैं। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में जो इफेक्ट डालते हैं उनमें दो कारकों को मनोवैज्ञानिक ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं बच्चों। एक है हेरिडिटी, अनुवांशिकता, और दूसरा है वातावरण। तो फट से देखते चलते हैं, 2-2 मिनट का, 4-4 मिनट का। अनुवांशिकता, हेरिडिटी मतलब क्या? भाई देखो, व्यक्ति को अपने मम्मी पापा से और अपने पूर्वजों से जो भी शारीरिक और मानसिक गुण मिलते हैं उन्हें आप क्या कह देते हो? हेरिडिटी कह देते हो, उन्हें आप अनुवांशिकता कह देते हो। जानते हो आप, मुझे पता है, पढ़े लिखे बच्चे कहाँ हो, टीचर हो भैया, टीचर हो आप लोग। दूसरी बात जो समझनी है वो ये है कि जब गर्भ धारण होता है, यानी कि जब लेडी कंसीव करती है, तो 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो तो जाते हैं किस पर? शुक्राणु पर। ठीक है, और बाकी 23 ही किस पे आते हैं? अंडाणु पर आते हैं, ओवम के जरिए मिलते हैं। ठीक है ना? तो 23 तो फादर के और 23 ही मम्मी के क्या मिल गए? क्रोमोसोम आपस में मिल गए। और फिर जो जायगॉट बनता है, क्या बनता है भाई? जायगॉट जो बनता है जिसे बोलते हैं युग्मनज। ठीक है, वो जो एग बनता है, या एग नहीं बनता, एक छोटा सा सेल बनता है जो डेवलप होता है, उसमें 23 जोड़े क्रोमोसोम मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 23 जोड़े, क्योंकि मम्मी और पापा के दोनों के मिलकर कितने हो गए? 23 जोड़े हो गए। जानते हो आप, मुझे पता है भाई। ठीक है, क्रोमोसोम होता क्या है, एक बार में इसको भी देख लेंगे कि भाई क्रोमोसोम क्या है? धागे के समान एक संरचना है। ठीक है, लंबा सा होता है जिसके ऊपर जीन्स मिलते हैं। ये नहीं वो वाली जो पहन के घूमते हो, हाँ पता पड़े, जीन्स मिलती है इसके ऊपर जीन्स मिलते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से गलती नहीं होनी चाहिए, 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। जीन्स आपके गुणों को, अनुवांशिक गुणों के संचरण करता होते हैं। जीन्स में ही आपके अनुवांशिक गुण संचित होते हैं। यही जो जीन्स हैं, यही हैं वो कोडिंग, वो पैकेट जिसमें आपके दादाजी, परदादाजी, पर नाना, पर नानी, सबका सारा मामला जो है, जो भी मिला चला आ रहा है आपके पूरे के पूरे खानदान में, ठीक है, मम्मी की हैरारकी से, पिताजी की हैरारकी से, वो सब इधर ही इसी पैकेट में स्टोर है। और ये जीन्स किसके ऊपर पाए जाते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिक गुण किसमें संचित रहते हैं? तो भाई हमेशा याद रख लेना, अनुवांशिक गुण संचित रहते हैं जीन्स में। और जीन्स किस में मिलते हैं? किस पर मिलते हैं? किस पे पाए जाते हैं? क्रोमोसोम में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। वंशानुक्रम के कुछ नियम हैं, आप जानते ही हो बढ़िया तरीके से, ये पढ़े हुए भी हैं आपके। ठीक है ना? एक बार में खटाक से देखते हुए चलते हैं। तो पहला नियम जो समझना है, फिर से, क्योंकि ये पूछ लिया जाएगा, सीधे सीधे ही पूछ लिया जाएगा। तो पहला नियम तो है भैया बीज कोश की निरंतरता का नियम। बीज कोश यानी कि जर्म प्लाज्म का। ठीक है, हाँ बिल्कुल। किसने दिया भाई? बीजमैन ने दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे को जन्म देने वाला बीज कोश जो है, जर्म प्लाज्म जो है, वो कभी नष्ट नहीं होता, बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहता है। तो बीएन झा जो थे, उन्होंने क्या कर दिया? इसका विरोध कर दिया। कहा तो क्या इसका मतलब मम्मी पापा प्रोटेक्टर नहीं है, गाइडर नहीं है, सिर्फ एक तरीके के वो जर्म प्लाज्म का स्टोर करने वाला बैंक है, उनका काम सिर्फ इतना ही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे पहुंचाना, और कोई काम नहीं है माता पिता का। तो ये बीज कोश की निरंतरता का नियम बेसिकली माता पिता को केवल एक
क्या बैंक की तरह मानता है, जिसमें बीज कोश जर्म प्लाज्म स्टोर रहते हैं, तो यह नियम अपूर्ण माना जाता है। दूसरा समानता का नियम, रिजेम्बलेंस का, जिसमें क्या कहा जाता है, नाम से ही क्लियर है कि भैया जैसे मम्मी पापा वैसे ही उनके बच्चे होंगे। ये तो संभव ही नहीं है। साधुओं के घर में राक्षस पैदा होते देखें और राक्षसों के घर में साधु पैदा होते देखें, तो भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि यथा माता पिता और तथा ही प्रजा हो जाए, उनकी बच्चा हो जाए? एज इट इज नहीं होता मामला। फिर है विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। ये नियम ये कहता है कि भाई देखो, बिल्कुल मम्मी पापा जैसे नहीं होते, कुछ भिन्न होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं। तो इस बात को समझना है कि हाँ भैया थोड़े से अलग होते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्यों होते हैं थोड़े से अलग? क्योंकि म्यूटेशन हो जाता है जीन्स में। क्या हो जाता है? म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। ठीक है, क्या होता है? दोनों चीजें एक बार शॉर्ट में फटाफट से समझ लेंगे। म्यूटेशन का मतलब मम्मी के भी जीन्स आ रहे हैं, पिताजी के भी आ रहे हैं, तो दोनों का मिलके कुछ अलग ही तरीके का मामला डेवलप हो गया। ठीक है, पापा जी बहुत ज्यादा गोरे, मम्मी जी का कलर थोड़ा सा डाउन था। सपोज करिए कि एक नीग्रो लेडी की शादी एक बिल्कुल व्हाइट यूरोपियन से हो जाती है, तो बच्चे में म्यूटेशन होने के भी चांसेस हैं कि बच्चा एकदम हमारे इंडियंस की तरह भूरा पैदा हो जाए, न गोरा न काला। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति अपने आप चयन करती है। प्रकृति क्या करती है? अपने आप चयन करेगी कि भैया किसका जीन ज्यादा प्रभावी है। अगर पिताजी का ज्यादा प्रभावी होगा तो पता पड़ा पिताजी का सिलेक्शन हो गया, माताजी का डाउन रह गया, नहीं हुआ भाई। प्रत्यागमन का नियम बिल्कुल उल्टा है, रिग्रेशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है भाई? एक जा रहा है प्रति, एक का आगमन हो रहा है, एक का गमन हो रहा है, एक का आगमन हो रहा है। तो बोले बिल्कुल विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं? बिल्कुल विपरीत होते हैं, मम्मी पापा से क्वाइट डिफरेंट होते हैं। और इस बात को ये कह देते हैं कि भाई बच्चे जो हैं, प्रकृति जो है, वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि प्रकृति जो है वो हमेशा ही क्या करती है कि सामान्य गुणों को ही आगे बढ़ाती है, स्पेशल गुणों को कभी नहीं बढ़ाती, क्योंकि वो चाहती है कि एक ही प्रजाति के जितने भी लोग हैं उनका लेवल समान हो। तो कहा गया कि भाई बच्चे माता पिता के केवल सामान्य गुणों को लेते हैं, विशिष्ट गुणों को नहीं लेते। एक और नियम है जिसके ऊपर बड़ा बवाल मचता रहा है हमेशा ही, ठीक है, उसको समझ लेंगे, अर्जित गुणों का नियम। कौन सा नियम है भाई? अर्जित गुणों का नियम। ये नियम क्या कहता है कि भाई जो भी आपकी एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, जो आपने खुद ने जिन ट्रेट्स को, जिन योग्यताओं को, जिन गुणों को गेन किया है, वो भी आपकी संतानों में जाएंगी। तो जाएंगी ये वाली बात तो कहते हैं लेमार्क, कि भाई जाएंगी। ठीक है, कि संचरण होगा, एक्वायर्ड ट्रेट का भी संचरण होगा। और वुडवर्थ जो हैं और बाकी जो मनोवैज्ञानिक हैं वो इस बात को काटते हैं, बोले संचरण नहीं होगा, बोले ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैंने गिटार बजाना सीखा है तो वो मेरी अनुवांशिकी में, मेरे जीन्स में थोड़ी ना आ गया है कि जो मेरे बच्चों में चला जाएगा। भाई अगर घर का माहौल होगा, वो अपने पिताजी को बजाते हुए देखेगा, अपनी माताजी को गिटार बजाते हुए देखेगा, तो वो अपने आप बजाने लगेगा। मामला होगा ये, ना कि ये कि मेरे संचित गुण भी उसके पास पहुंचे। भाई मेरे बोलने का जैसा तरीका जरूरी थोड़ी ना मेरी संतति में भी, मेरी संतानों में भी उसी तरीके का हो, जरूरी नहीं, हो सकता मुझसे भी बहुत ज्यादा बढ़िया तरीका। ठीक है ना। बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बोले भाई हर चीज पर प्रभाव पड़ता है। जो लोग वंशानुक्रम को ज्यादा तवज्जो देते थे, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, उन्होंने ये कह दिया देखो भाई मूल शक्तियों पर भी पड़ता है। किस पे पड़ता है? बच्चे की जो भी मूल शक्तियां हैं, बोलने की, ठीक है, शारीरिक गठन की, सब पर पड़ता है। ठीक, उन्होंने कहा कि भाई जितनी भी मूल शक्तियां होती हैं व्यक्ति की, उन पे वंशानुक्रम का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बोले शारीरिक लक्षणों पर भी प्रभाव पड़ता है। बोले एक पहलवान का बच्चा जनरली पहलवान ही होता है, एकदम बढ़िया वाली डोले शोले और हष्ट-पुष्ट शारीरिक गठन होता है भाई उसका। फिर कहा प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, और इस बात को यह कह दिया कि अमेरिका के जो अश्वेत नीग्रो हैं वो जो है श्वेत प्रजाति से निम्न है। तो बोले प्रजाति का बहुत असर पड़ता है भाई, वंशानुक्रम का बहुत असर पड़ता है। व्यवसायिक योग्यता पर भी प्रभाव पड़ता है। ये कहा कि जो बिजनेसमैन घर वाले बच्चे होते हैं वो बिजनेस में ही जाएंगे, उनके अंदर वो ट्रेड्स होती हैं, उनके अंदर वो गुण होते हैं। और जो कृषक समुदाय से आते हैं, किसान वर्ग से आते हैं, वो जनरली
वही काम करते हैं, उत्पादक वर्ग में ही जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये मामला गड़बड़ है, वंशानुक्रम से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो माहौल है, बच्चे ने सीख लिया, पापा कितनी प्यारी प्यारी बातें करके सामने वाले को एकदम शीशे में उतार लेते हैं। बिजनेस करने के गुण यही होने चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा ही होता तो फिर भाई धीरू भाई अंबानी के दोनों सुपुत्र बहुत बढ़िया कर रहे होते, एक ही क्यों कर रहे होते। तो ये बात गड़बड़ है, लेकिन मनोवैज्ञानिक मानते हैं, बोले चरित्र पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, माता पिता चरित्रवान तो बच्चा भी चरित्रवान। अब आप जानते हो आगे कितना इस बात को समझना है। बोले महानता पर भी प्रभाव पड़ता है, बोले अगर माता पिता महान होंगे तो बच्चा भी महान होगा, और इसका सीधे सीधे वंशानुक्रम से लेना देना है। आप लेकिन पढ़े लिखे हो, आप जानते हो भैया कि सारा मामला वंशानुक्रम का नहीं होता, एनवायरमेंट भी कोई चीज है, कैसे माहौल में बच्चे को रख के बैठे हुए हैं। तो वातावरण क्या है, आसपास का सारा माहौल जो कि गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक आपके अंदर उत्तेजनाएं पैदा करेगा, आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, आपको एक जगह पे कभी स्थिर स्टैटिक नहीं रहने देगा, मूव कराएगा। तो वातावरण के प्रकार, दो तरीके के प्रकार होते हैं भाई, एक तो होता है आंतरिक वातावरण, दूसरा होता है बाह्य वातावरण, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आंतरिक वातावरण गर्भधारण से लेकर जन्म तक जैसा भी माहौल माता जी के गर्भ में, माता जी के पेट में आपको मिला, वो आंतरिक वातावरण, उसका भी असर पड़ता है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं इस बात को, इसीलिए तो कहा जाता है अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छी बातें सुननी है, कोई लोड, कोई टेंशन नहीं लेनी है। बाह्य वातावरण, जो जब आप जन्म से बाहर जब आते हैं तो आपकी मृत्यु तक सारी दशाएं जो आपके ऊपर क्या डाल रही हैं, प्रभाव डाल रही हैं, वो सब। अब भाई प्रभाव डालेंगी तो अकेला पॉजिटिव प्रभाव तो नहीं डालेंगी भाई, कैसा प्रभाव डालेंगी, अनुकूल प्रभाव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। ठीक है, तो वातावरण का भी हमारे ऊपर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। अब कहा भाई वातावरण कितने टाइप का होता है, ये तो हमने समझ लिया कि इंटरनल है और एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल में भी दो टाइप हैं, कौन कौन से, एक तो ये फिजिकल एनवायरनमेंट, एक सोशल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट ये जो टेबल, कुर्सी, मेज, ठीक है, सामने कैमरा, ये सब क्या है, ये फिजिकल एनवायरनमेंट है, कैसी दशा में बच्चे को रखा जा रहा है, कैसी दशा में टीचर उसे पढ़ा रहा है। ठीक है, और सोशल एनवायरनमेंट, भाई किस बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, घर का माहौल कैसा है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, माता पिता का व्यवहार किस तरीके का है, आस पड़ोस का व्यवहार किस तरीके का है, माहौल किस तरीके का है, स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रजातंत्रीय है या नहीं है। बोले हर चीज का प्रभाव पड़ता है, ये हर चीज प्रभाव डालेगी, संगति कैसी है, क्लासमेट्स का बिहेवियर कैसा है, सब चीज। बोले इसका भी प्रभाव पड़ता है, बोले हाँ जी बिल्कुल पड़ता है, शारीरिक अंतर पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वातावरण का, बोले भाई जो लोग, जो यहूदी लंबे समय से कहां रह रहे थे, अमेरिका में, लंबे समय से मतलब कई पीढ़ियों से, ठीक है ना, कई पीढ़ियों से कहां रह रहे थे, अमेरिका में रह रहे थे, तो भाई उनकी लंबाई क्या हो गई, लंबाई बढ़ गई उनकी, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो बोले वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, जिस एरिया में आप रह रहे हैं उस एरिया के हिसाब से, कई, एक जनरेशन में तो नहीं होगा, कई जनरेशन में ये मामला समझ में आएगा। बोले मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है वातावरण का, बिल्कुल। अगर अच्छा मानसिक विकास चाहिए तो अच्छे वातावरण में रखिए बच्चे को, ये जरूरी थोड़ी ना है कि माता पिता इतने हाई इंटेलेक्चुअल लेवल के होंगे और बच्चे का भी उसी तरीके का माहौल होगा। माहौल बदल दीजिए, रिजल्ट बिल्कुल ही अलग देखने को मिल जाएगा। तो बोले मानसिक विकास पर भी वातावरण का असर पड़ता है, बिल्कुल। इसीलिए जिस तरीके का वातावरण हम बच्चे को देंगे उसी का असर पड़ेगा। प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी असर वातावरण का पड़ता है। बोले ये जो आप कह रहे हो ना नीग्रोस के बारे में, बोले नीग्रो जो अश्वेत जाति है अमेरिका की, वो श्वेत जाति से नीचे इसलिए रह गई क्योंकि उनको शैक्षिक और आर्थिक और सामाजिक वातावरण प्रॉपर नहीं मिला था भाई शुरुआत में। ठीक है ना, नहीं मिला था, ठीक है, अच्छा नहीं मिला था भाई शुरुआत में।
तो इस वजह से ये क्या रह गए, इसी वजह से ये नीचे रह गए, पीछे रह गए। इसका मतलब ये नहीं है कि वंशानुक्रम है, ये लोग काले हैं तो इसलिए काले लोगों में बुद्धि नहीं होती है, ऐसा कोई लॉजिक ले आए कोई मनोवैज्ञानिक। बोले नहीं, इसके पीछे रीजन है कि आपने मौके नहीं दिए। जैसे इंडिया में एससी और एसटी को हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक क्या करा, मौके नहीं दिए, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनका विकास रुक गया, दब गया, अवरुद्ध हो गया। बुद्धि पर भी विकास असर पड़ता है, तो बोले हाँ बिल्कुल, बुद्धि पर भी एनवायरनमेंट का असर पड़ता है। आप जिस तरीके के लोगों के बीच में रहोगे उतना ही दिमाग चलाओगे। भाई सुडोकू वाले फ्रेंड बना रखे हैं 3-4 आपने, ठीक है, आप भी लॉजिकल सोचने लगोगे। जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रहेगा इंसान, इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट में रहेगा, उसी तरीके से सोचेगा। इसीलिए तो बोलते हैं संगति बदलो, अच्छे लोगों के साथ रहो। अभी पढ़ने लिखने वाले फ्रेंड्स बना लोगे तो क्या है, आराम से बैठ के टॉपिक्स रिवाइज करोगे और क्वेश्चन लगाओगे एकदम बढ़िया तरीके से। बोले व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है, पर्सनालिटी पर भी प्रभाव पड़ता है। बोले कोई जरूरी नहीं है कि माता पिता बहुत महान नहीं थे और गरीब थे, ठीक है, और उसके बाद बच्चा महान न निकले। बोले ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सारा मामला वंशानुक्रम का नहीं है, किसका भी है, वातावरण का भी है। व्यक्तित्व पर प्रभाव वातावरण का भी पड़ता है। कई जगह ऐसा देखा गया कि गरीब घर वाले बच्चे भी क्या बने, पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त डेवलप हुई, महान बने, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। तो बोले वातावरण का असर है, माँ बाप ने किस तरीके का माहौल प्रोवाइड कराया, सोसाइटी ने किस तरीके का माहौल प्रोवाइड कराया। तो सबसे सही डेफिनेशन वुडवर्थ की है, याद रख लेंगे, एग्जाम में आती ही आती है कि विकास इज इक्वल टू अनुवांशिकता मल्टीप्लाइड बाय वातावरण। क्या मामला है, विकास इज इक्वल टू अनुवांशिकता मल्टीप्लाइड बाय वातावरण। विकास का मतलब, डेवलपमेंट का मतलब है दोनों ही कारक जो हैं इनका प्रतिफल होगा, इनकी परस्पर क्या होगी, क्रिया होगी। ये मत मानिएगा बच्चा कि केवल एक ही चीज का असर रहेगा कि माता पिता महान हैं तो हम भी महान रहेंगे। एक्टर्स के बच्चे बहुत अच्छी एक्टिंग जानते हो, जरूरी नहीं है। अब ये कुछ एक बढ़िया चीजें हैं जो एग्जाम में आएंगी, एक एक नंबर के तुरंत दिमाग में बिठा लेने। किसका स्टेटमेंट है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन बाद में सब जगह से जंजीरों में बांध दिया जाता है, ठीक है, रिश्तों में, नातों में, समाज के नियमों में। किसका कथन है भाई, रूसो का कथन है। किसका कथन है, रूसो का। तुरंत आंसर आ जाना चाहिए, रूसो। वंश दर वंश गुण क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। माता पिता से जस्ट 50% आएंगे, उससे पहले वाली जनरेशन से 25% आएंगे, उससे पहले वाली से और कम। तो देख लीजिएगा ये सीक्वेंस क्या चल रहा है। वंशानुगत रोग कौन कौन से दो माने जाएंगे, वर्णांधता माना जाएगा और हीमोफीलिया माना जाएगा। कल बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस है, वही वाला मामला है वर्णांधता का, ठीक है। हाँ जी, अब जो कलर ब्लाइंड बच्चा होता है या इंसान होता है वो किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता, तो बोले ये लाल और हरे रंग में, ठीक है। हाँ ठीक है, किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता, रेड प्लस ग्रीन वाला मामला रहता है, इनमें अंतर नहीं कर पाएगा। फटाफट से देख लेंगे, वंशानुगत का निर्धारण किससे होता है, जीन्स के द्वारा होता है, बता ही दिया है आपको अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन हो गया आपका भैया 15 मिनट में। अब आ जाओ क्वेश्चन आंसर्स पे। ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट रिवीजन ही लेके चलना है, इंपॉर्टेंट चीजों को लेके। व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या आकर्षक भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अपूर्वानुमेय भूमिका होती है, मतलब जिसका कोई पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता, या नाम मात्र की भूमिका होती है। बोले बस सिर्फ नाम के लिए, कहने के लिए है, बाद बाकी कोई भूमिका नहीं है। तो क्या होगा, आकर्षक भूमिका का क्या मतलब है भाई? आकर्षक भूमिका कोई ये थोड़ी ना कोई पिक्चर विक्चर चल रही है, आकर्षक है, इंटरेस्टिंग है। क्या होगा राइट आंसर, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्ति का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी विकास दिखाई दे रहा है, उसमें वंशानुक्रम का भी असर होगा और साथ ही साथ वातावरण का भी असर होगा। वंशानुक्रम का असर, माता जी से, पिताजी से किस तरीके के, कोई गंभीर रोग तो नहीं थे, जैसे हमने बात की है, मंदबुद्धिता,
क्या है, वंशानुगत मामला है, ठीक है ना। तो वंशानुक्रम का भी बहुत असर पड़ता है और साथ ही साथ किसका असर पड़ता है, वातावरण का। तो व्यक्तित्व पर भी असर पड़ेगा और साथ ही साथ बुद्धि पर भी असर पड़ेगा। दोनों जगह दोनों चीजों का क्या है, मामला गंभीर है, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से आंसर करते चलेंगे और चेक करके फिर उसके बाद जब क्लास ऑफलाइन हो जाएगी तो प्यारे प्यारे बच्चे मेरे मुझे एक साथ बताएंगे कि हाँ भाई कितने कितने नंबर आ पाए। इसके इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन निकले हैं वो सारे लेके आ गए। सामान्यतः ये देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायने में अपने माँ बाप से भिन्न है, मतलब कुछ भिन्नता देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसे किसके अनुवांशिक नियम के जरिए आप एक्सप्लेन करोगे, विश्लेषित करोगे, कौन से वाले से, कीटाणु के जनन द्रव्य सिद्धांत द्वारा यानी जर्म प्लाज्म वाले मामले से, कि भाई कीटाणु का, यानी कि यहां पे आपकी बात हो रही है किसकी, यहां बात हो रही है कि किस तरीके से जो आपका युग्मनज बनता है उसके जनन द्रव्य सिद्धांत द्वारा। बोले नहीं, ये वाला मामला इससे थोड़ी ना रिलेट करता है। विभेद द्वारा यानी डिफरेंस द्वारा, किसके द्वारा, डिफरेंस के द्वारा, कि भाई ये कौन सा नियम है, बोले वेरिएशन वाला नियम है, लॉ ऑफ वेरिएशन, कि कुछ अलग होंगे, ठीक है। बोले हाँ जी बिल्कुल। समानता की बात कर देते हैं, रिजेम्बलेंस की, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, फिर कुछ अलग कहां रह जाएगा, कोई बात ही नहीं है। और अवनति, ये तो कोई नियम था ही नहीं कि भाई वंशानुक्रम में पहले सब कुछ बढ़िया चलता है फिर अवनति हो जाती है यानी डाउनफॉल हो जाता है। बोले ऐसा कोई नियम नहीं था। जाहिर सी बात है, लॉ ऑफ वेरिएशन या लॉ ऑफ डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है। अच्छे तरीके से, एकदम बढ़िया बढ़िया तरीके से समझ के चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अनुवांशिकता को खाली स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है, यानी जो अनुवांशिकता है यानी हेरिडिटी जो है वो किस तरीके की सामाजिक संरचना है, प्राथमिक है, प्राइमरी सामाजिक संरचना है। अनुवांशिकता का सामाजिक संरचना में प्राथमिक मान लेना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, नहीं साहब। तो प्राथमिक प्राइमरी सामाजिक संरचना तो नहीं है, ठीक। अच्छा, स्थिर सामाजिक संरचना है, बोले किसी भी तरीके का अंतर नहीं होता है, बोले जैसे आपको मिला एज इट इज उसके साथ जो भी मिलेगा वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा, स्थिर रहेगा, इसमें बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं आएगा। स्थिर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कतई कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, भाई म्यूटेशन तो होता है ना अनुवांशिकता में, जीन्स में म्यूटेशन होगा तो कहीं ना कहीं कम से कम 20-25 पीढ़ियों बाद कोई तो अंतर देखने को मिलेगा। तो बोले स्थिर का मतलब यहां पे ये है कि बहुत थोड़ा बहुत अंतर, बहुत सारी पीढ़ियों के बाद, ठीक है ना, अंतर के बाद बहुत छोटा अंतर, ठीक है ना, बहुत छोटा अंतर, यानी कि मामला ये कहा जा रहा है कि इतनी जल्दी चेंजेस नहीं होते, बोले बिल्कुल स्थिर होता है। गौण या सेकेंडरी तो हम मान ही नहीं सकते भाई, सेकेंडरी तो हम मान ही नहीं सकते अनुवांशिकता को। गत्यात्मक इसका मतलब है डायनेमिक, बोले बार बार बदलता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अनुवांशिकता हेरिडिटी टोटली बदलती जा रही हो, डायनेमिक हो, बोले ये भी गलत है। तो अनुवांशिकता क्या है, किस तरीके की सामाजिक संरचना है, स्थिर है, स्टैटिक है, ठीक है। बहुत सारी पीढ़ियों के बाद बहुत छोटा सा अंतर देखने को मिलता है, इसलिए कैसी माना जाता है, स्थिर सामाजिक संरचना माना जाएगा किसको, अनुवांशिकता को। समझ पा रहे होंगे बिना किसी परेशानी के, ठीक है। आइए, संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निशन, ज्ञान से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड बात हो रही है, मानसिक क्रियाओं से रिलेटेड बात हो रही है। संज्ञानात्मक समझते ही दिमाग में इतना बैठा लिया करो। संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम जो है वो निर्धारित करता है आपकी हेरिडिटी क्या रोल प्ले करेगी, किसमें, कॉग्निशन डेवलपमेंट में।
तो पहला है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, यानी कि आपका ब्रेन जो है वो किस तरीके से काम करेगा, मूलभूत स्वभाव को। बोले जाहिर सी बात है, कॉग्निटिव है तो ब्रेन से ही रिलेटेड होगा, तो अभी के लिए इसको टिक लगा लेते हैं कि बिल्कुल संज्ञानात्मक विकास में आपका वंशानुक्रम, हेरिडिटी किस चीज पे असर डालती होगी कि आपका ब्रेन जो है उसका डेवलपमेंट या उसका वर्किंग स्टाइल या उसका मूलभूत स्वभाव किस तरीके का होगा। सेकंड कह रहे हैं सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, कि किस तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन जो आप करते हैं उनके अस्तित्व को डिफाइन करेगा। उनके अस्तित्व को संज्ञानात्मक विकास क्यों डिफाइन करेगा, उनके अस्तित्व को तो आपकी जीन पियाजे साहब क्या कहते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ही आपकी प्रतिवर्ती क्रियाओं में अंतर देखने को मिलता है। बचपन में जब बिल्कुल संवेदी पेशी अवस्था में होते हो तो इस तरीके के अंगूठा चूसना, चीजें उठाना, रेंगना, इन पे चलते हो। बड़े होते हो तो अलग तरीके की चीजों पे आ जाते हो। तो कहा कि भाई कॉग्निशन जो है, संज्ञानात्मक विकास जो है, वो प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को तो प्रभावित नहीं करेगा। शारीरिक संरचना के विकास को, बोले ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वंशानुक्रम का रोल पूछ रहे हैं किसमें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पूछ रहे हैं, ब्रेन से रिलेटेड काम में पूछ रहे हैं। तो बोले शारीरिक संरचना से इस चीज का क्या लेना देना, बोले हटाओ, उपयुक्त सभी हो ही नहीं सकता। जब दो कट गए तो राइट आंसर क्या है, ये कि मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, उसके जो बेसिक बिहेवियर को डिफाइन करेगा वंशानुक्रम का रोल किसमें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब बात होगी। तो अगर आपने पढ़ा भी तो था कि दोनों का असर पड़ता है, बुद्धि हो चाहे व्यक्तित्व हो, दोनों पर वातावरण का भी असर पड़ता है और वंशानुक्रम का भी असर पड़ता है। लेकिन जब आप बात कर रहे हो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तो सीधे सीधे समझ जाओ ना कि ब्रेन का वर्किंग बिहेवियर किस तरीके का होगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल। आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारण है, कौन सी चीज हेरिडिटी की वजह से आएगी। आंखों का रंग, बोले बिल्कुल आता है, आंखों का रंग हेरिडिटी से ही तो डिफाइन होता है। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आपका किस तरीके का अभिवृत्ति, किस तरीके का एटीट्यूड है, ये तो भाई व्यक्तिगत मामला हो गया। ये तो एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, किस तरीके के लोग, जिस तरीके से वो आपके प्रति होंगे वैसे ही आप उनके प्रति होंगे। ठीक है ना। चिंतन पैटर्न, आपका सोचने का तरीका, बोले ये भी जरूरी नहीं है कि भाई पिताजी जिस तरीके से सोचते थे उसी तरीके से मैं सोचूं। याद कर लिया करो 2 मिनट के लिए आनुवंशिकता में भाई कि धीरू भाई अंबानी के सोचने का तरीका अलग था, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों का सेम क्या चिंतन पैटर्न होगा, नहीं होगा। अगर ऐसा ही होता तो दोनों उतने ही लेवल पे और समान लेवल पे क्या होते, उतने ही आगे होते, उतने ही बड़े बिजनेसमैन होते। तो बोले चिंतन पैटर्न भी काट दो भाई, ये भी नहीं है। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, ये तो समाज में रहते रहते हमारे अंदर आती है ना कि हमारा बिहेवियर किस तरीके का है। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, अगर हम एक्सट्रोवर्ट हैं ज्यादा बढ़ चढ़ के भागीदारिता लेंगे, अगर हम इंट्रोवर्ट हैं तो थोड़ी कम लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, या फिर दब्बू किस्म के होंगे, संकोची किस्म के होंगे। ठीक है। और एम्बीवर्ट हैं, उभयलिंगी हैं, तो भैया उभयमुखी हैं तो बिल्कुल आराम से, कभी मन करेगा तो चले जाएंगे, कभी नहीं करेगा तो नहीं जाएंगे। युंग का वर्गीकरण था, याद रखना, ये जो तीनों बोले कौन कौन से, एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, व्यक्तित्व का किसका वर्गीकरण था, युंग का। तो किस चीज का असर पड़ेगा, बोले भाई आंखों के रंग का असर पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल मामला। तभी तो आजकल बात हो रही है कि भाई जेनेटिक म्यूटेशन कर दी जाए, जीन्स की जेनेटिक साइंस को इतना पढ़ लिया जाए कि बच्चे के माता पिता अपने आप डिफाइन कर पाए कि कैसे कलर चाहिए उनको बच्चे की आंखों में, कैसे बालों का कलर चाहिए, स्किन का कलर कैसा चाहिए, इंटेलेक्चुअल लेवल कितना चाहिए। बोले बस पता लगाने की देर है, एक बार साइंटिस्ट को पता लग जाए कि कौन से वाले जीन्स से, ठीक है ना, बौद्धिकता हाई होती है, बोले उसी में म्यूटेशन करवा देंगे, बस सब आइंस्टीन बना के अपने अपने घरों में लेकर आएंगे। आ जाओ भाई, एक बच्चा है आजर्व। आजर्व तक तर्क देता है कि भाई भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। बोले नेचुरल, बच्चे की
भाषा का विकास कैसा होगा, ये बच्चे की नेचुरल इंस्टिंक्ट है, नेचुरल प्रवृत्ति है, नैसर्गिक प्रवृत्ति है, ठीक है साहब। लेकिन सोनाली कहती है कि भाई नहीं, परिवेश का भी असर पड़ता है, परिवेश का भी असर पड़ता है कि बच्चे की लैंग्वेज किस तरीके की होगी, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो विवाद हो रहा है, चर्चा हो रही है, उसका विषय क्या है। यूपी टेट 2015 में आया है ये मामला कि चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील भावना, बोले नहीं, इसका क्या लेना देना। स्थिरता और अस्थिरता पर बहस हो रही है, बोले इसमें कौन सी स्थिर बात और अस्थिर बात आ गई, नहीं। सतत और असतत अधिगम, नहीं, इसका भी कोई लेना देना नहीं है कि कंटिन्यूअस और आप नॉन कंटिन्यूअस लर्निंग की बात कर रहे हो। भाषा का सीखना, एक कह रहा है कि भाई बेसिक इंस्टिंक्ट है, दूसरा कह रहा है नहीं, वातावरण का असर है। तो क्या आंसर है कि प्रकृति, क्योंकि वो एक कह रहा है बेसिक इंस्टिंक्ट है, नैसर्गिक गुण है, नेचुरल गुण है, और दूसरा क्या कह रहा है कि नहीं साहब, पालन पोषण पर विवाद। तो एक मान रहा है पालन पोषण का असर पड़ रहा है और दूसरा क्या मान रहा है कि नहीं, प्राकृतिक रूप से ही ऐसा होता है, प्राकृतिक असर पड़ रहा है, ठीक है। यहीं से रिलेटेड एक बात, क्योंकि भाषा की बात आ रही है ना, तो एक चीज ध्यान से सुनते चलिएगा। नाओम चॉम्स्की, कौन भाई, नाओम चॉम्स्की, ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक हैं, ये मानते हैं कि व्यक्ति जो है उसके अंदर ऑलरेडी जन्मजात ऐसे गुण होते हैं, उसके अंदर एक यंत्र होता है, क्या कहते हैं, भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ पैदा होता है वो, है ना, यानी कि लैंग्वेज एक्वायर करने वाला उसके अंदर एक यंत्र होती है, मशीन होती है, उसके साथ ही पैदा होता है, ठीक है। इसीलिए बच्चा अपने आप ही भाषा सीख जाता है, जब तक कि वो व्याकरण का ज्ञान भी नहीं होता है, उससे पहले भी वो व्याकरण के नियमों को अपनी लैंग्वेज में यूज कर रहा होता है। कैसे कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो लैंग्वेज सीख चुका होता है, तो लड़का है तो वो कभी ये नहीं कहता कि मम्मी मैं खा ली, मम्मी मैंने पानी पी ली, यही कहेगा मम्मी मैंने पानी पी लिया। बोले किसी ने उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं दिया है, अभी किसी ने उसको ग्रामर पढ़ाई नहीं है, स्कूल तो कतई नहीं गया है ये बच्चा, लेकिन फिर भी नाओम चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा इसलिए सीख लेता है कोई भी इंसान क्योंकि वो भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ पैदा होता है। और उम्र के साथ साथ, और एक और बात है, ये तो पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, उम्र के साथ साथ क्या होता जाता है, यह यंत्र कमजोर होता जाता है। क्या कह देते हैं, उम्र के साथ साथ यह यंत्र क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मामला समझ पा रहे होंगे। तो ये मामला एक कह रहा है नेचुरल और दूसरा कह रहा है परिवेश, तो प्रकृति और पालन पोषण दोनों की बात हो रही है, इस विवाद पर चर्चा हो रही है कि प्रकृति का ज्यादा महत्व या पालन पोषण का। क्या बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीटेट में आया है, उसी साल आया था, ठीक है। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें अनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, यानी वही नेचुरल गुण होता है, एक बात तो ये हो जा रही है, या उनके मम्मी पापा शुरुआत में ही, प्रारंभिक अवस्था में ही उन्हें गहन रूप से, मतलब बहुत इंटेंस वे में उन्हें लैंग्वेज सिखाते हैं। तो ये प्रश्न किस चीज को दर्शा रहा है, क्या इस चीज को कि बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा की, भाई विकास में अलग अलग कारकों का इन्वॉल्वेंस होता है, तो भाई दो कारकों के बारे में बात हो रही, बहुकारकों के बारे में कहां बात हो रही है, काट दो इसको तुरंत ही। क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या असतत प्रक्रिया, इसे भी अभी अभी काट के आए, इसका कोई लेना देना नहीं है इस बात से। भाई ये कह रहे हैं लैंग्वेज कैसे सीख रहा है, तो इससे सतत प्रक्रिया और असतत प्रक्रिया का कोई लेना देना। प्रकृति और पोषण पर बहस, हां जी बिल्कुल, और भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, इसको भी काट दो, क्योंकि भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव क्या पड़ता है, अगर इस बारे में बात हो रही होती डेवलपमेंट के, तो अनुवांशिकता वाला मुद्दा ही नहीं आता, क्योंकि संज्ञानात्मक बुद्धि आपकी खुद की डेवलप होती है, कुछ अनुवांशिकता से होती है और कुछ किससे डेवलप होती है, वातावरण से होती है, ठीक है। तो आपको यहां बात क्या कर रहे हैं, एक तो ये कह रहा है कि अनुवांशिकता की वजह से हो रही है, दूसरा ये कह रहा है कि भाई प्रारंभिक अवस्था में मम्मी पापा ने गहन रूप से सिखाया है। तो किस चीज पर बल दे रहा है ये क्वेश्चन, प्रकृति और पोषण पर बहस हो रही है कि किस तरीके का नेचर होगा, ठीक है ना।
संज्ञान के प्रभाव पर नहीं चल रहा है बात, कॉग्निशन की बात नहीं हो रही है कि भाई किसका कितना संज्ञानात्मक विकास होगा, उसके हिसाब से उसको भाषा सीखी जाएगी। नेक्स्ट, जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है क्या? जन्मजात, आपके अंदर जो आपके बाय बर्थ जन्मजात जो भी नेचुरल इंस्टिंक्ट आई, जो भी व्यक्तिक गुण आए, जो भी इंडिविजुअल ट्रेट्स आई, वो किसकी वजह से आई हैं? निरंतरता की वजह से नहीं साहब, समानता की वजह से नहीं साहब, ये तो नियम है वंशानुक्रम के। किसकी वजह से? वंशानुक्रम की वजह से। युयुत्सा आपको पता है, युयुत्सा का मतलब कौन सी वाली? क्रोध वाली भावनाएं, खीज वाली भावनाएं, ये उधर आपके 14 संवेगों का मामला है, ठीक है ना, इसका यहां से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। खाली स्थान के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। बोले दोनों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। किसने कहा? अभी अभी पढ़ा था वुडवर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना है, ऐसे क्वेश्चन रिपीटेडली आ जाते हैं, ठीक है ना। किसका कहना है? वुडवर्थ, कि दोनों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है, दोनों का मिला जुला रूप है। चलो, वह अवस्था जो कि माता के 24वें गुणसूत्र जोड़े में अलग न हो पाने के कारण होती है। माता का 21 नंबर का जो गुणसूत्र था वो अलग नहीं हो पाया, इसकी वजह से बच्चे के अंदर किस तरीके का सिंड्रोम, किस तरीके की परेशानी देखने को मिल सकती है? तो कौन सा आंसर राइट है? डाउन सिंड्रोम राइट आंसर है, इस चीज को याद रखिएगा। ये कई बार पूछ लिया गया है, इजी क्वेश्चन भी है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। डाउन सिंड्रोम होता क्या है? ये सिचुएशन होती है कि बच्चा अपनी आईज को भी एक जगह पर क्या नहीं कर पाएगा, सटीक तरीके से देख नहीं पाएगा, सिर मस्तिष्क जो होगा वो भारी होगा बहुत ज्यादा, और जन्मजात वंशानुकृत सिंड्रोम में से पीड़ित दिखाई देगा बच्चा, और पूरी लाइफ लॉन्ग बहुत परेशान भी दिखाई देगा। जनरली जब ज्यादा एज में मदर बनते हैं तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, अगर खान पान प्रॉपर नहीं है और सारा सेटलमेंट प्रॉपर नहीं है तब। ये क्वेश्चन बड़ा लवली है, इसे बनाना है साहब। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है? बताइए कि पहले अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, फिर ब्लास्टोसिस्ट होता है और फिर जाइगोट बनता है। बोले ये बात पहले ही देख के इतना तो आप जानते हो ना कि पहले भाई एग यानी कि ओवम और आपका क्या शुक्राणु, ये दोनों चीजें मिलेंगे, तो ये दो तो पहले ही काट दो, ब्लास्टोसिस्ट जिन दोनों में है। अब दो रह जाते हैं, एक में कह रहे हैं अंडाणु शुक्राणु, दूसरे में भी कह रहे हैं अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं पहले, बिल्कुल सही बात है। इसमें कह दे रहे हैं कि फिर ब्लास्टोसिस्ट हो जाता है, फिर जाइगोट बनता है। इसमें कह रहे हैं जाइगोट बनता है फिर ब्लास्टोसिस्ट होता है। तो राइट आंसर ये है। देखो क्या होता है, पहले तो मिलेंगे, फिर क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, यानी दोनों के मिलने से एक सेल बन गई। क्या बन गई? सेल बन गई, जाइगोट कह लो उसको, ठीक है, या युग्मनज कह लो। उसके बाद ये सेल भी तो डिवाइड होती है, एक सिंगल सेल के थोड़ी ना बने हुए हैं हम। ये सेल फिर डिवाइड होगी, 2 में डिवाइड होगी, 2 सेल में बनेगी, फिर आगे फर्दर डिवीजन होगा, फिर और भी फर्दर डिवीजन होगा, ठीक है ना। तो मल्टी सेल्यूलर प्राणी है ना हम, बहुत सारी सेलों से विकास हुआ है ना हमारा, तो जाइगोट का ब्लास्टोसिस्ट होना जरूरी है, ठीक है ना। जाइगोट ब्लास्ट करेगा ताकि फिर सेल्स में मल्टी सेल डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। जिनके बारे में ये सुना है ना कि बच्चे का ग्रोथ ही नहीं हुआ, यानी जाइगोट तो बना, कंसीव तो हुआ, लेकिन ब्लास्टोसिस्ट नहीं हो पाया, ग्रोथ रुक गई, चेक कराने के लिए गए, पता पड़ा नहीं हुआ। तो क्या रीजन है? वो यही रीजन है कि भाई ब्लास्टोसिस्ट नहीं हो पाया था। तो राइट क्रमांक, राइट आपका सीक्वेंस कौन सा चलेगा भाई? ये चलेगा कि अंडाणु और शुक्राणु, ओवम और स्पर्म, एग और स्पर्म दोनों मिलेंगे, फिर जाइगोट बनेगा, फिर वो ब्लास्टोसिस्ट होगा, फिर वो मल्टी सेल्स में क्या होगा? मेकिंग होती जाएगी, फर्दर डेवलपमेंट होता जाएगा। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से किन का नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है?
किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? रॉस का जुड़ा हुआ है, फ्रांसिस गाल्टन का जुड़ा हुआ है, वुडवर्थ का जुड़ा हुआ है, या क्रो एंड क्रो का जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा? फ्रांसिस गाल्टन का रहेगा। ठीक है। और अनुवांशिकी का जनक या पिता जिन्होंने सबसे ज्यादा इस पे काम किया, उसके लिए अगर बात आ जाए तो वहां पर तुरंत किनका नाम कर देना है? मेंडल का नाम कर देना है। ठीक है ना, दो चीजें याद रख लेनी है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सी बात सच है? किसके बारे में? अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में, दोनों के रोल के बारे में। पहला, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। सारा मामला जीन्स का कर दिया ना, जीना मामला गड़बड़ है। कहा, अच्छी देखभाल और बढ़िया खाना पीना मिलने से बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर किया जा सकता है। ऐसा पॉसिबल है? बताइए, क्या ये पॉसिबल है? अगर ऐसा है तो बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर किया जा सकता है, तो डाउन सिंड्रोम भी दूर हो जाएगा, मंदबुद्धिता भी दूर हो जाएगी। अगर किसी को ऑटिज्म भी दूर हो जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है, आप खुद जानते हैं। तो ये भी हटाइए। उससे कहीं हद तक एक अच्छा वातावरण मिले और देखभाल की जाए, पौष्टिक आहार मिले, सुधार होगा। लेकिन अगर कह दें कि बिल्कुल दूर कर देंगे तो बिल्कुल बकवास बात कर रहे हैं। विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ये कह रहे हैं कुछ पहलू तो अनुवांशिकता से और कुछ पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। तीसरा, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बाकी कुछ नहीं। पूछा गया था कौन सा कथन दोनों के बारे में सत्य है, तो सी राइट कर दीजिएगा। ठीक है ना, कि विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। ठीक है ना, हाँ, दोनों से प्रभावित होते हैं। अब आएंगे मानव विकास के संदर्भ में। मानव विकास के संदर्भ में अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मानव विकास के डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं, ह्यूमन रेस के डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं। पहला, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। बोले जिस तरीके का एनवायरनमेंट होगा वो पूरी तरीके से व्यक्ति के विकास को निर्धारित करेगा। गलत। दूसरा, मानव विकास को न तो अनुवांशिकता और न ही पर्यावरण, ये तो नेगेटिव अपने आप ही हो गया, न बोल दिया, दोनों के रोल को नेगेटिव कर दिया इन्होंने। तीसरा, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, दोनों मिलकर प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। चौथा क्यों काट दिया? क्योंकि कह रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण अनुवांशिकता होती है और कोई रीजन नहीं होता। तो भाई अगर ऐसा है तो एक ही माता पिता की संतानें फिर भी व्यक्तिक रूप से कैसे अलग हैं, बल्कि सेम तरीके के जीन्स आ रहे हैं, मम्मी भी वही हैं और पिताजी भी वही हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अब इसे काट दीजिए। समानता का नहीं है, भिन्नता का नहीं है, प्रत्यागमन का या अभिप्रेरणा का। भाई देखो, समानता का भी ये कहता है समान होते हैं एग्जैक्ट, भिन्नता का भी ये कहता है नहीं कुछ अलग अलग होते हैं, प्रत्यागमन का टोटली डिफरेंट होते हैं, ये वाला नहीं है। तो राइट आंसर किसको चूज कर लेना है? इसको चूज कर लेना है बच्चों, अभिप्रेरणा को कर लेना है। अभिप्रेरणा का वंशानुक्रम से कोई लेना देना नहीं है। कौन कितना मोटिवेटेड होगा ये तो उसका सेल्फ और वातावरण का असर पड़ेगा। एक बच्चा जो कि एक विशेषता है उसके अंदर, कोई भी विशेषता मान लीजिए, जैसे मौखिक क्षमता है, बोलने की बढ़िया अच्छा स्पीकर है, उच्च या निम्न दोनों में से किसी भी लेवल की है। ठीक है, बचपन में जब आया बच्चा तो आपने देखा कि बहुत अच्छा वक्ता है, स्पष्ट बोलता है, ये मान लीजिए, और बाद की उम्र में भी उसके अंदर ये विशेषता रही, तो ये बयान किस चीज पर असर डाल रहा है? प्रारंभिक अनुभव पर डाल रहा है, वातावरण पर डाल रहा है, अनुवांशिकता पर डाल रहा है, या वातावरण और अनुवांशिकता दोनों पर डाल रहा है? क्या कह रहा है कि बच्चे के अंदर एक मौखिक क्षमता थी और शुरुआत में ही थी, उच्च या निम्न जिस भी तरीके की थी, और बाद में भी वैसी ही रही। अगर शुरुआत में भी उच्च थी तो बाद में भी उच्च रही, और शुरुआत में भी निम्न थी तो बाद में भी निम्न रही।
देखो अभी मुझे लगा, तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं गुरु दोनों ले लेने हैं, कि हाँ भाई पहले आनुवंशिकता भी और वातावरण भी, लेकिन गौर कर लेना, अगर उच्च है तो कह रहा है बाद की उम्र में भी वैसी ही रही, और निम्न है तो कह रहा है बाद की उम्र में भी निम्न रही, तो मामला गड़बड़ है। तो केवल किसको दे रहा है ये यहाँ तवज्जो, अनुवांशिकता को दे रहा है, वातावरण के रोल को नेग्लेक्ट कर दे रहा है। बोले जैसी है वैसी ही रही, तो ये संभव नहीं है। वातावरण तो कहीं ना कहीं चेंज तो करेगा ही करेगा। तो प्रारंभिक अनुभव कटा, वातावरण की बात ये कर ही नहीं रहा, रोल को मान ही नहीं रहा, और दोनों के रोल को भी इसने खुद ही ने नकार दिया है। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे इस बात को। चलिए आ जाइए, हाँ एकदम आनंदित होके क्वेश्चंस बनाते चलिए, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। हाँ ठीक है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? दोनों में से किसको विकास के सिद्धांत, या आप बोल दीजिए बाल विकास के सिद्धांत में नहीं रखते हो? कल आपने देखा था निरंतर विकास का सिद्धांत, बिल्कुल है ना, पढ़ा था हमने कि निरंतर विकास होता रहता है, पढ़ा था हमने, बिल्कुल पढ़ा था। तो ये तो है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, हाँ जी बिल्कुल, आपस में इंटीग्रेशन होता है, कभी भी डेवलपमेंट होता है तो ऐसा नहीं होता कि एक साथ ही सारे अंग चल जाएंगे, आपस में संबंधित हैं। ठीक है ना, सामाजिक संवेगात्मक विकास भी होगा आपका, ठीक है, सामाजिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा। ठीक है, बोले सारे विकास आपस में संबंधित हैं, बोले ये भी बात है। ठीक, समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी सेम पैटर्न फॉलो करेगा। एक स्पीसीज की कोई भी जनजाति, कोई भी जाति, एक ही स्पीस में किसी भी तरीके का डेवलपमेंट हो रहा होगा तो सेम पैटर्न पे हो रहा होगा। ये नहीं है कि भाई किसी के घर में बच्चा पैदा होते ही दौड़ भाग रहा होगा और कह रहा होगा मेरा 6G फोन लाओ गुरु, कहाँ है, ठीक है, और दूसरे के घर में वाला बच्चा ही कह रहा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। तो ये तो है, तो काट दो इन्हें। तो ये कह रहा है क्या कि नहीं है, तो नहीं में ये नहीं है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कि भाई अडप्टेशन भी होगा और प्रत्यावर्तन बार बार क्या होगा, रिवर्स मामला भी चलेगा, रिवर्स मामला भी चलेगा। तो बोले ये सिद्धांत नहीं है, इससे रिलेटेड कुछ मामला नहीं है। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे एकदम बढ़िया तरीके से बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए अच्छा यहीं तक है आज, चलो भाई तो आज के लिए यहीं तक है। अब आप लेंगे होमवर्क, बताइएगा एक तो कितना कौन कौन कितना कर पाया, कौन कौन कितना नहीं कर पाया। ठीक है ना, फिर उसके बाद में जो दूसरी चीज करनी है आपको, वो कौन सी करनी है? वो मेरे लिए हल्की सी ये करनी है। ठीक है, क्या करनी है? ये करनी है कि अच्छे से सारे के सारे सिद्धांत लर्न कर दीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? सिद्धांत लर्न कर लेंगे कि क्या मतलब है, क्या करना है। ठीक, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक, बिना किसी समस्या के। क्लियर? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे सिद्धांत एक बार लर्न कर लाइएगा, रिवीजन करिएगा। आगे फिर मिलते हैं, अधिगम से रिलेटेड चैप्टर का रिवीजन करेंगे, उसी से रिलेटेड जितने भी सिद्धांत हैं सबको एक बार करेंगे और बढ़िया क्वेश्चंस लेके आएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, और अपने मार्क्स जरूर बताते चलिएगा। चलिए ध्यान रखें, हाँ एकदम, मुझे उम्मीद है एकदम सबका बढ़िया जा रहा होगा। ठीक है ना, चलिए बाय, लव यू, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, बिल्कुल सुनाई दे रहा होगा। अच्छा, ये कुछ बच्चे ये पूछ रहे होंगे, मैंने ये तो बताया ही नहीं कि सुजनन शास्त्र क्या रहता है, तो ज़रा गौर फरमा लेंगे सुजनन शास्त्र क्या रहता है। तो सुजनन शास्त्र, हाँ, जिसका फ्रांसिस गाल्टन बताया है मैंने, ठीक है ना, हाँ मुझे पता था ये बाद में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, आपको दिमाग में आया भी होगा। तो सुजनन शास्त्र, एंड में इस चीज़ को समझ लें, सुजनन शास्त्र है क्या? सु यानी कि बढ़िया, उत्तम, ठीक है ना, उत्तम, और जनन आपको पता ही है। तो सुजनन शास्त्र में फ्रांसिस गाल्टन ये कहते हैं कि जो बढ़िया इंसान है, जो उत्तम है, जो जनन करने के योग्य है, जो अपनी संतति पैदा करने लायक है, वही क्या करे? जनन करे। जैसे कि अगर कोई चोर है तो समाज उसको स्वीकार नहीं करता, तो ये चोर क्या करे? प्रजनन न करे, ये इनका मानना है, प्रजनन
क्या करे, न करे चोर, ये अपनी जैसी संतति को समाज में न लेकर आए। तो जिनको समाज से कोई हानि हो ऐसे लोग प्रजनन न करें। तो सुजनन शास्त्र का जनक कहा जाता है किनको, फ्रांसिस गाल्टन को। ये दिमाग में बैठा लेना, सुजनन पता पड़े एकदम सूजन सूजन मान के बैठ जाओ, ठीक है ना। हाँ, सुजनन शास्त्र ये वाला मामला रहता है। और इन्हीं ने एक और बात भी की थी, वही वाली, कौन सी, जैव सांख्यिकी वाली। कौन सी बेटा, जैव सांख्यिकी की, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था ना, क्या बताया था कि मम्मी पापा से कितना, 1/2, और उससे पहले वाली जनरेशन से कितना, 1/4। इस तरीके से सबसे ऊपर वाली जनरेशन से आप तक आते आते, ठीक है ना, अलग अलग जनरेशन, जितना आप और ऊपर जाते जाएंगे उतने में आपकी जनरेशन में आने वाले जो गुण हैं या गुणों का जो संचरण है उनकी मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसे जैव सांख्यिकी का सिद्धांत भी कहते हैं। ये भी फ्रांसिस गाल्टन का, ये याद रखना। और ये सुजनन सूजन नहीं है, इस चीज को दिमाग में बैठा लेना। हाँ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। चलो ध्यान रखो अपना, ठीक है, चलिए बाय।